नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पर करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपके सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 5 फरवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि 2025 में भारत को वैश्विक शहरी विकास का प्रमुख इंजन क्यों माना गया? 4 विकल्प है। औद्योगिक मंदी के कारण, केवल मेगा सिटी के कारण, शहरीकरण में कमी के कारण या तेज शहरीकरण और शहरों की विस्तार के कारण। तो सही विकल्प हो जाएगा तेज शहरीकरण और शहरों के विस्तार के कारण 2025 में भारत को वैश्विक शहरी विकास का प्रमुख इंजन माना गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत में दिल्ली, मुंबई जैसे मेगा सिटी के साथ साथ छोटे और मध्यम शहर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। नई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन पद्धति से शहरों की जो कि सही जनसंख्या सामने आई, जिससे भारत की शहरी भूमिका और स्पष्ट हुई। वहीं युवा जनसंख्या, बेहतर कनेक्टिविटी और सेवा विनिर्माण क्षेत्रों की विस्तार ने भारत को वैश्विक शहरी विकास का अहम केंद्र बना दिया है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेमा उल्लंघन के मामले में 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पर कितना कंपाउंडिंग शुल्क लगाया है? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें। 4.28 लाख, 10.50 लाख, 18.76 लाख या 33 करोड़। तो सही विकल्प हो जाएगा 18.76 लाख। फरवरी 2026 में जो कि आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब ये फुल नेम है इसका, फेमा का, ये 1999 के उल्लंघन के लिए जो कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पर 1876 लाख का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया। बात करें कंपाउंडिंग शुल्क की, तो इसका अर्थ होता है कंपनी उल्लंघन स्वीकार करती है, निर्धारित राशि जमा करती है और उस मामले में आगे जो कि कानूनी कार्रवाई नहीं होती, और यह कार्रवाई जो कि आरबीआई की विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा नियमों पर सख्त जो कि निगरानी को दर्शाती है। ठीक है, यह उल्लंघन कंपनी के एक सहायक इकाई में विदेशी निवेश लेन देन से जुड़ा था, जो 2016-2017 की अवधि में हुआ था पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मतलब शॉर्ट में कहें तो आईओसी, ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना है? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें। फरजाने हसीन, कीमिया अलीजादे या सूर्या अघाई हजी आगा या मरियम मिर्जा खानी। तो सही विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, सूर्या अघाई आजीगाहा को आईओसी के सदस्य के रूप में चुना गया। कब? तो ये 4 फरवरी 2026 को मिलन, इटली में आयोजित 145वें आईओसी सत्र के दौरान ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी सूर्या अघाई को चुना गया इस पद के लिए। वे आईओसी में ईरान की पहली महिला सदस्य बनी, साथ ही आईओसी की वर्तमान सबसे युवा सदस्य भी हैं, और यह चुनाव महिला प्रतिनिधित्व, समावेशन और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में जो कि एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में कौन दुनिया का पहला व्यक्ति बना जिसकी कुल संपत्ति 800 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है? तो 4 विकल्प है, जेफ बेजोस, वर्नर अर्टन या एलन मस्क या बिल गेट्स। तो सही विकल्प हो जाएंगे एलन मस्क। फरवरी 2026 में जो कि एलन मस्क दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनकी कुल संपत्ति 800 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गई है। इस असाधारण बढ़ोतरी का मुख्य कारण है कि स्पेस एक्स और XAI का विलय, संयुक्त कंपनी का मूल्यांकन जो कि लगभग 1.25 ट्रिलियन डॉलर, वहीं एआई, अंतरिक्ष तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में निवेशकों का बढ़ता भरोसा, और इस उपलब्धि ने जो कि वैश्विक धन रैंकिंग और आधुनिक तकनीकी की उद्यमिता की सीमाओं को नया आयाम दिया है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला प्रश्न हमारा कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? 4 विकल्प है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या इटली। ये देश बना है स्पेन।
ये 16 वर्ष से जो कि कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। किसने? तो ये स्पेन। इस फैसले की घोषणा स्पेन के प्रधानमंत्री जो कि पेड्रो सैंचेज ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में की है। और इस निर्णय के साथ जो कि स्पेन यूरोप का पहला देश बना और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा देश बना जिसने ऐसा प्रतिबंध लगाया। मतलब कि ऐसा पहले ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये दूसरा देश बना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सतत विमानन ईंधन, मतलब शॉर्ट में कहें तो SAF पर सहयोग के लिए इंडियन ऑयल ने हाल ही में किस एयरलाइन के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प है इसमें, इंडिगो, एयर इंडिया, अकाशा एयर या स्पाइस जेट। तो सही विकल्प हो जाएगा अकाशा एयर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसे शॉर्ट में कहे तो IOCL, इसने अकाशा एयर के साथ सतत विमानन ईंधन जो कि ईंधन SAF के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। और यह समझौता जो कि कहाँ पर हुआ? तो विंग्स इंडियन जो कि विंग्स इंडिया 2026 एयर शो जो कि हैदराबाद के दौरान हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कोई जैसे विमान क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करना, वहीं ग्रीन और टिकाऊ उड़ानों को बढ़ावा देना और भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करना। ये इसके मेन उद्देश्य हैं। देखते हैं अगला सवाल। तो अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में आयोजित PSA कांस्य स्तरीय स्क्वैश टूर्नामेंट में भारत की ओर से ऐतिहासिक खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प है, ज्योत्सना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल, अनाहत सिंह या सौरव घोषाल। तो सही विकल्प हो जाएगा अनाहत सिंह। हाल ही में आयोजित PSA कांस्य स्तरीय स्क्वैश टूर्नामेंट में जो कि भारत की ओर से ऐतिहासिक खिताब जीतने वाली खिलाड़ी अनाहत सिंह है। अनाहत सिंह ने वाशिंगटन में आयोजित जो कि स्क्वैश ऑन फायर ओपन में अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता है। और इन्होंने फाइनल में जो कि इंग्लैंड की शीर्ष खिलाड़ी जॉर्जिना कैनेडी को 3 से हराया है। ठीक है, और यह जीत उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा खिताब है और इससे क्या है कि भारतीय स्क्वैश में उनकी मजबूत उपस्थिति साबित होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ प्रमुख बंदरगाह किसे चुना गया? 4 विकल्प है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट या पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, शॉर्ट में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को PPA भी बोलते हैं। इसे स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में जो कि भारत का सबसे स्वच्छ प्रमुख बंदरगाह चुना गया है। यह पुरस्कार 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। इस सम्मान का कारण था कि स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन, हरित पहल और पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत बंदरगाह संचालन। ठीक है, ये सभी इसके इस सम्मान के कारण थे। अगला प्रश्न है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2026 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प दिए इसमें, जिनेवा, न्यूयॉर्क, सिंगापुर या दुबई। तो ये हुआ है सम्मेलन दुबई में। ठीक है, इसका उद्घाटन दुबई में किया गया है और इसकी थीम थी कि सेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, मतलब कि भविष्य की सरकारों को आकार देना। इस शिखर सम्मेलन के उद्देश्य थे कि भविष्य की शासन व्यवस्था, नवाचार, तकनीक और सतत विकास पर वैश्विक स्तर पर विचार और विमर्श करना। ये इसके मेन उद्देश्य थे और इसमें जो कि 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूसिया द्वारा लॉन्च की गई खाबारोव्स्क परमाणु पनडुब्बी किस उन्नत हथियार को ले जाने में सक्षम है? तो 4 विकल्प है, ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल कैलिब्र, तीसरा है हाइपरसोनिक किंझाल, चौथा है पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन। इसमें सही विकल्प हो जाएगा पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन।
बात करें पोसाइडन की तो इसकी कुछ खास बातें जैसे बहुत गहराई में चलने की क्षमता, लंबी दूरी तक हमला, पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बच निकलना और इससे रूस की जो कि रणनीतिक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और भी मजबूत होती है। रूस ने अपनी नई परमाणु चलित पनडुब्बी खाबारोस को लॉन्च किया और यह पनडुब्बी जो कि पोसाइडन नामक परमाणु सक्षम अंडरवाटर ड्रोन को ले जाने के लिए बनाई गई, जिसे मीडिया में इसे ड्रोम्सडे ड्रोन भी कहा जाता है। इसका एक नाम है ड्रोम्सडे ड्रोन। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का पार परीक्षण जो कि प्रशिक्षण जहाज आईएनएस सुदर्शनी लोकायन 26 यात्रा के तहत अपने पहले अंतरराष्ट्रीय पड़ाव के रूप में किस बंदरगाह पर पहुंचा है। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, दुबई, मस्कट, मसलन ओमान, सलाला या दोहा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा सलाला। ठीक है। भारतीय नौसेना का पार प्रशिक्षण जहाज जो कि आईएनएस सुदर्शनी अपनी लोकायन 26 समुद्री यात्रा के तहत 2 फरवरी 2026 को ओमान के सलाला बंदरगाह पर पहुंचा है। यह जहाज 20 जनवरी 2026 को जो कि कोच्चि से रवाना हुआ था और सलाला इसका पहला अंतरराष्ट्रीय पोर्ट कॉल है। इस यात्रा का उद्देश्य था कि भारतीय समुद्री विरासत का प्रदर्शन करना, वहीं मित्र देशों के साथ समुद्री सहयोग और कूटनीति को मजबूत करना। ठीक है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन मतलब शॉर्ट में कहें तो बीसीएसएल का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 विकल्प है, कंटेनर निर्माण, विदेशी निर्भरता बढ़ाना, कंटेनर व्यापार पर भारतीय नियंत्रण या जो कि क्रूज पर्यटन। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को हमने अगले वीडियो में देखा हुआ है, तो अगर आपने देखा हुआ तो आपको इसका आंसर पता होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही UPIS ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करेंट अफेयर्स, और भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। इन सभी की सोशल मीडिया लिंक और UPIS ऐप के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।